पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसकी अवधि रही 2500 BC से लेके 1750 BC तक। इसके आगे है वैदिक सभ्यता, इसको हम पढ़ेंगे। इसकी अवधि रही 1500 BC से लेके 600 BC तक। 1500 BC से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसको दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम, एक पूर्व वैदिक काल में और दूसरा उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल कब से कब तक रहा? तो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक पूर्व वैदिक काल रहा। इसके बाद उत्तर वैदिक शुरू होता है 1000 BC से लेके 600 BC तक। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, इसको पूर्व वैदिक काल को। इसका अगला पॉइंट है कि पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी केवल। अगला पॉइंट है कि पूर्व वैदिक काल के प्रिय देवता कौन थे? तो ये इंद्र थे। इंद्र देवता पूर्व वैदिक काल के प्रिय देवता थे। और उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता प्रजापति। ठीक, उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता प्रजापति थे। अगला पॉइंट है कि वैदिक सभ्यता का निर्माण किन लोगों का होता है? वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया था? तो वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों ने किया था। किसने किया था? आर्यों ने किया था। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ लोग या कुलीन लोग इसको कहते हैं। ठीक, इसके आगे हम देखेंगे कि आर्य कहाँ से आए थे। आखिर आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी, तो आर्य आखिर कहाँ से आए थे। और इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो वो उनका व्यवसाय क्या था? उनका व्यवसाय व्यापार था और कृषि था, लेकिन इनका व्यवसाय पशुपालन है। वैदिक काल के लोगों का व्यवसाय पशुपालन है। और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हमने तो वो नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। लेकिन ये वैदिक सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आर्य कहाँ से आए। तो कई विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। उनमें से ज़्यादा जो सटीक मत था उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहले विद्वान आते हैं मैक्स मुलर। इन्होंने क्या कहा था कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए थे। इन्होंने किस आधार पर कहा? तो इन्होंने बोगजकेई और कसी अभिलेख, इन दो अभिलेखों से जानकारी मिलती है, उसी के आधार पर कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। बोगजकेई अभिलेख और कसी अभिलेख को हम माइनर एशिया के नाम से भी जानते हैं। इनको माइनर एशिया भी कहा जाता है। और ये दोनों अभिलेख ईरान से प्राप्त हुए थे। लगभग 1400 BC में ये ईरान से प्राप्त हुए थे। बोगजकेई और कसी अभिलेख में, इन दोनों अभिलेख में इंद्र देवता, वरुण, मित्र और नास्तय, इन चारों का जिक्र मिलता है। ठीक, इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तय, इन चारों का जिक्र कहाँ मिलता है? बोगजकेई और कसी अभिलेख में। और दूसरे हमारे विद्वान आते हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अपना मत दिया कि आर्य कहाँ से आए। तो इन्होंने कहा कि ये आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य कहाँ से आए? उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक, और तीसरे हमारे विद्वान हैं दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा कि आर्य जो थे वो तिब्बत से आए थे। आर्य कहाँ से आए? तिब्बत से आए थे। लेकिन हम प्राथमिकता किनको देते हैं? तो हम मैक्स मुलर को ही प्राथमिकता देते हैं। मैक्स मुलर की ही, इन्होंने ही बताया था कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे, तो मैक्स मुलर की बातों को ही प्राथमिकता दी जाती है हमारे इतिहास में। अभी हमने देखा कि आर्य कहाँ से आए, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपना मत दिया। अब अगला हमारा टॉपिक है कि आर्य समाज कितने भागों में बटा था। तो आर्य समाज 5 भागों में बटा हुआ था। आर्य समाज था कितने भागों में? 5 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से भाग थे वो? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल था उस समय सबसे छोटा इकाई क्या था? कुल था समाज की। कुलों को मिलाकर ग्राम का बनता था। फिर कई ग्रामों को मिलाकर विश्व,
फिर कई विश्व को मिलाकर जन का निर्माण होता था और कई जनों को मिलाकर राष्ट्र बना करता था। वैदिक काल में कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। कुल के मुखिया को कुलप, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी। कुल के मुखिया कुलप, ग्राम का मुखिया ग्रामणी। विश्व के मुखिया को क्या कहा जाता था? विश्वपति। विश्व का मुखिया विश्वपति होता था। जन का मुखिया कौन होता था? जनपति। और राष्ट्र का मुखिया कौन होता था? राजा। ठीक, वैदिक काल में ये सब 4 भागों में समाज इनका बड़ा था और उनके ये मुखियों का मतलब उस समय वैदिक काल के मुखियों को क्या कहा जाता था? कुल के मुखियों को कुलप कहा जाता था, ग्राम के मुखियों को ग्रामीण कहा जाता था, ग्रामणी। विश्व के मुखियों को विश्वपति, जन के मुखियों को जनपति और राष्ट्र के मुखिया को राजा। अगला पॉइंट है कि समाज की विशेषता क्या थी उनकी। वैदिक काल का जो समाज था, वैदिक सभ्यता था, उनकी विशेषता क्या थी उनके समाज की? तो पितृसत्तात्मक थी। क्या थी? पितृसत्तात्मक। और इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, तो उसमें समाज की विशेषता मातृसत्तात्मक थी। लेकिन वैदिक काल में वैदिक सभ्यता की विशेषता, इनके समाज की विशेषता क्या था? पितृसत्तात्मक था। अगला पॉइंट है आर्यों की भाषा क्या थी? आर्य की भाषा क्या थी? आर्यों की संस्कृत थी। यह भी याद रखें कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला पॉइंट है आर्यों का भोजन क्या होता था? उस समय कैसा ये भोजन किया करते थे? तो ये शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों भोजन ग्रहण किया करते थे। मतलब शाकाहारी भी थे और वे लोग और मांसाहारी भी थे वैदिक सभ्यता के लोग। और पहले उस समय वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो गाय को अघन्या कहते थे। गाय को अघन्या कहते थे उस समय। मरुस्थल को क्या कहा जाता था? तो मरुस्थल को धन्व कहा जाता था। जौ को क्या कहता है? इस समय तो जौ कहते हैं, लेकिन उस समय के लोग क्या कहते थे? यव कहा करते थे। समुद्र को उस समय किस नाम से जाना जाता था? तो परावत नाम से जाना जाता था। समुद्र परावत। और सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो हिरण्वी। सिंधु नदी है, इसका नाम वैदिक सभ्यता में क्या था? हिरण्वी था। अब हम नदियों के नाम के बारे में जानकारी लेते हैं कि वैदिक सभ्यता में नदियों को क्या कहा जाता था और इस समय उनका नाम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो वर्तमान नदियाँ का नाम है ये, और ये इधर पुराना नाम है उनका। इस तरफ वर्तमान नाम है और ये पुराना नाम है। तो वर्तमान में काबुल नदी जो है, इसका नाम पुराना नाम क्या है? कुभा। काबुल नदी को उस समय कुभा नदी कहा जाता था। अगली नदी है सिंध। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। इसका पुराना नाम क्या था? सिंध या हिरण्य। सिंध या हिरण्य। तीसरी नदी है झेलम। वर्तमान में झेलम नदी इसको कहते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम क्या था? वितास्ता। पुराना नाम झेलम का वितास्ता था। चौथी नदी है स्वात। चौथी नदी है स्वात। इसका पुराना नाम सुवस्तु। स्वात का पुराना नाम सुवस्तु। अगली नदी है चिनाब। चिनाब, इसका पुराना नाम अस्किनी। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी। नेक्स्ट नदी है सतलज। सतलज का पुराना नाम सतुद्री। सतलज वर्तमान नाम है, इसका पुराना नाम सतुद्री। नेक्स्ट नदी है हमारी घग्गर। घग्गर वर्तमान नाम है इसका घग्गर, और पहले का नाम क्या था इसका? द्रुसदती। द्रुसदती पुराना नाम है ये। अगली नदी है रावी। रावी नदी का पुराना नाम क्या था? परुष्णी। रावी नदी को परुष्णी नाम से जानते थे पहले। अगली नदी है गोमती। गोमती, इसका पुराना नाम क्या है? गोमल। गोमती नदी का पुराना नाम गोमल। नेक्स्ट नदी है ब्यास। ब्यास नदी, इसका पुराना नाम विपाशा। ब्यास नदी का पुराना नाम विपाशा। नेक्स्ट नदी है कुर्रम। कौन सी नदी है? कुर्रम। कुर्रम का पुराना नाम
क्रीमू। कुर्रम वर्तमान नाम है इसका, इसका पुराना नाम क्या है? क्रीमू। नेक्स्ट नदी है गंडक। कौन सी नदी? गंडक। इसका पुराना नाम सदा नीरा। गंडक का पुराना नाम सदा नीरा।